बी ब्लॉक का पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सब्जेक्टिव का सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन और आंसर ये सभी टेलीग्राम पर भेजा जा चुका है। आपका काम है कि उस सभी को एक तरफ से क्वेश्चन आंसर सहित पूरा का पूरा लिखना है और उसको समझना है। यदि आपको समझने में दिक्कत हो तब हम आपका हेल्प करेंगे। ऐसे मोटा मोटी सभी क्वेश्चन का आंसर हम एक बार समझा देंगे आपको कि क्या है लिखा हुआ। बातें इसमें कुछ 11 से संबंधित है, कुछ 12 से संबंधित है और कुछ जनरल केमिस्ट्री है जो नॉर्मली आपको आना चाहिए, इन सब चीज़ों से संबंधित है। तो आइए पहले इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्वेश्चन है आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन क्या होता है? यदि आप नियन का कन्फिग्रेशन लेंगे तो लास्ट में आपको आएगा 2s2 2p6। ऑर्गन का लेंगे तो आपको लास्ट में आएगा 3s2 3p6। यानी आउटर मोस्ट सेल का s में 2 और आउटर मोस्ट सेल के p में 6। इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा NH2 NP6, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल को हम लोग n से इंडिकेट करते हैं। इसका सही आंसर यही होगा NH2 NP6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर नॉट एग्जिस्ट इन एयर? रेडॉन, ये रेडियो एक्टिविटी से मिलता है, ये नेचुरली नहीं पाया जाता है नेचर में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल? इसका आंसर है CrO2। क्रोमियम के आउटर मोस्ट सेल में टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और उस 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रह जाता है, जिसके कारण यह ऑक्साइड बिल्कुल मेटल के जैसा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ये मेटल ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड? ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास। इन व्हाइट फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल विच वन इज नॉट करेक्ट? P4 का यदि आपको शेप याद हो तो ऐसा बताया गया था। इसमें टोटल 6 गो pp बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि इन व्हाइट फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल विच वन इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट उसमें है 6 गो pp बॉन्ड और ये लिखता है 4 pp बॉन्ड, यही तो गलत है। तो सही ऑप्शन होगा बी। द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट होगा किसका? BF3 का। कारण है कि बोरोन के बाहरी सेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होता है और 3 फ्लोरीन जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो 120 120 120 पर बनाएगा। नेट रिजल्टेंट जीरो होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा BF3। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन सिलिका रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन फ्लोराइड। इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, आप इधर देखिएगा। कहीं कहीं देखिएगा इसका आंसर आंसर SiF4 लिखता है और कहीं पर लिखिएगा देखिएगा इसका आंसर H2SiF6 लिखता है। कहने को दोनों सही है, लेकिन इसके पीछे का जो फैक्ट है वो क्या है और आपको क्या लिखना चाहिए इसको सुनिए। एक्चुअल में सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2 और वाटर है H2O। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करता है तो पहला प्रोडक्ट बनता है SiF4, जो फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करके H2SiF6 का निर्माण करता है, यानी फाइनल प्रोडक्ट H2SiF6 ही होता है। तो आपको सही आंसर में चेक मारना है कौन चीज़? बी नंबर। यदि दोनों ऑप्शन दिया हुआ रहे तब बी नंबर चेक मारेंगे, यदि ये ऑप्शन नहीं रहता तब हम SiF4 भी आंसर दे सकते थे। विच गैस इज ऑब्जर्व्ड स्ट्रांगली बाई चारकोल? चारकोल के द्वारा कौन सा गैस सबसे तेजी में एब्जॉर्ब्ड होता है? यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता तो आंसर यही होता सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, तो ये ऑक्सीजन वाला कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड होगा CO। ये सब याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स येलो और ब्राउन प्रिसिपिटेट विथ एल्कलाइन नेस्लर रिएजेंट? सबसे पहले नेस्लर रिएजेंट को जानिए। K2HgI4 को ही कहा जाता है नेस्लर रिएजेंट। इसका काम होता है किसी सॉल्यूशन में यदि अमोनिया है तो उसकी पहचान करना। नेस्लर रिएजेंट अमोनिया के साथ रिएक्शन करके येलो या ब्राउन प्रिसिपिटेट बनाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? NH3। हो सकता है कि आपसे नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला पूछ दे, होगा पोटासियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2।
IUPAC नाम हम इसका बोल दिए, वैसे फॉर्मूला ये होता है K2HgI4। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल इज +1। वैसे तो प्योर स्टेट में किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। लेकिन ऑक्सीडेशन किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, आंसर होगा +1। व्हेन क्विक लाइम, जिसको आप चूना कहते हैं, इज इमर्ज्ड विथ वाटर, द रिएक्शन इज। चूना पत्थर को आप पानी में डालते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, मतलब 10H2। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, Na2CO3 इंटू 10H2। कहाँ गया ये ये नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, आप याद कीजिए फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल, जिसको हम लोग याद करते थे हेलिना करे रब से फरियाद। और सेकंड ग्रुप एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु हिंदी में बोला जाता है। और इसको हम लोग याद करते थे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, याद है। तो इसका लास्ट कन्फिग्रेशन बेरिलियम का लिखिएगा तो अंत में आएगा 2s2, Mg का लिखिएगा आएगा 3s2, कैल्शियम का लिखिएगा आएगा 4s2, यानी लास्ट में आ रहा है NH2। इसका सही आंसर होगा NH2, 13 का A। स्लैक्ड लाइम का मतलब होता है बुझा हुआ चूना, मतलब पानी में जब चूना रिएक्शन कर ले तब क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर जाता है ये, TaOH का होल 2। ई नंबर होगा। आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन ऑफ 3d6 4s2 इज ऑफ। देखिए 4s2 के बाद 3d6 आता है और आर्गन के बाद 4s2 आता है, यानी आर्गन 18, 2 20, 6 26। 26 किसका एटॉमिक नंबर है, Fe का। वैसे आप इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। Fe का कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 4s2 3d6, 18, 2 20, 6 26। इसका सही आंसर होगा आयरन। केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स इज सोडियम टेट्राबोरेट, ए नंबर। अच्छा इसमें तो आंसर लिखा हुआ है जो, आप में नहीं लिखा हुआ है क्या, हम अभी ध्यान दिए कि सबका कलर चेंज किया हुआ है। बोरोन सोज डायगोनल रिलेशन किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। बोरोन के ठीक राइट साइड डायगोनल पर है सिलिकॉन, सिलिकॉन के साथ ये करता है। द नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसका सही आंसर तो सील, जब आंसर लिखा हुआ ही है तो कोई खैर लफड़े नहीं है, तो चेक मारते आप चले जाइए, लेकिन समझते भी जाइए। कौन चीज़ है, पीओपी बॉन्ड इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, चलिए ठीक। सबसे पहले साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड को समझिए, ये होता है HPO3 का होल 3। और करके चाहे तो इसी को आप लिख सकते हैं H3P3O9, इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और यदि आप इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो ये स्ट्रक्चर होता है ऐसा। आप इसमें गिन लीजिए, आपको ऑक्सीजन 9 को मिलेगा, हाइड्रोजन 3 को मिलेगा, फॉस्फोरस 3 को मिलेगा। अब कितना पीओपी बॉन्ड दिख रहा है, पीओपी, 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 कितना बॉन्ड है पीओपी बॉन्ड, पीओपी बॉन्ड। तो इसका आंसर होगा 3। द शेप ऑफ XCF4 इज स्क्वायर प्लेनर, कैसे। XC के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 को बना लिया बॉन्ड स्क्वायर प्लेनर में, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर ठीक इसके नीचे। इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपको sp3d2 विथ 2 लोन पेयर, शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। 4 को सिग्मा बॉन्ड, 2 को लोन पेयर, 4 2 6, sp3d2, तब ना होगा कन्फिग्रेशन। आगे कौन सा क्वेश्चन है, कौन नंबर चल रहा था, 20 होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड तो तीन को चीज बनाता है, जब फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हो, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हो, या जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हो। यहाँ पर Cl HCl, यही ना इसका सही आंसर होगा।
ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, द होगा यहाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर? मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट बेसिक? लिस्ट बेसिक का मतलब समझिए यहाँ, नाइट्रोजन का हेलाइड है NF3, NCl3, NBr3, Ni3। आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन सबसे कम बेसिक होगा। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर सब नाइट्रोजन के पास है तो सब बेसिक होगा। लेकिन जिसका लोन पेयर देने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगा वह मोर बेसिक होगा, जिसका लोन पेयर देने का टेंडेंसी कम होगा वह लिस्ट बेसिक होगा। तो यहाँ ये होता है सबसे, सुनिएगा, ये होता है सबसे लिस्ट बेसिक, मतलब सबसे कम बेसिक होता है NF6 का। है कि नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तुलना में। तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा, ये इधर खींच लेगा, ये इधर खींच लेगा, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को समेट के रखेगा, काहे कि इसमें तीन तीन गो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला पहले से ही लगा हुआ है। तो यहाँ पर लोन पेयर के देने की टेंडेंसी सबसे कम किस केस में होगी? नाइट्रोजन के केस में। तो NF3 ही इसका सही आंसर होगा। ये लिखा हुआ Ni3। होना तो NF3 चाहिए, अब C में चेक लगा हुआ है। देखो कंफ्यूजन क्रिएट किया ये। इधर देखो तो इसमें दो कंसेप्ट अप्लाई होगा। हालांकि हमको लगता है कि NF3 ही होना चाहिए, लेकिन हम भी अब थोड़ा देखेंगे तब बता पाएंगे आपको कि एग्जैक्ट सही आंसर क्या होगा। आयोडीन का साइज होता है बड़ा, आयोडीन का साइज बड़ा होता है और फ्लोरीन का साइज होता है छोटा। तो बड़ा साइज होने के कारण कोई भी एटम जब इसके साथ लोन पेयर लेने के लिए आएगा तो उस केस में लोन पेयर देने में इसको परेशानी हो सकती है। तो एक यह भी कारण बेसिक स्ट्रेंथ को, एक यह भी कारण प्रभावित कर सकता है। तो आंसर इसका NF3 ही रखिए हमारे ख्याल से, लेकिन इस पर हम एक बार चेक कर लेते हैं और भी क्या क्या कारण है तो हम इसको बता पाएंगे। हम थोड़ा देख लें। NF3 इज लिस्ट बेसिक। NF3 ही होगा, NF3 होगा, ये नहीं होगा, NF3 होगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, मॉडर्न पीरियड टेबल इज गिवन बाय, याद कीजिए ये मोस्ले ने दिया था, 28 साल की उम्र में उनका डेथ हो गया था। इसमें से कोई है ऑप्शन? तो नन ऑफ दीज होगा। विच एलिमेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन ग्रुप 17? फिर कल 12 आई थी करके याद रखते थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सब ना था। ऑक्सीजन चाल्कोजन है 16 ग्रुप का एलिमेंट, तो ऑक्सीजन इसका सही आंसर होगा। द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन XCF14 5D2 6s2 बिलोंग्स टू। अच्छा ये बताइए, F पूरा पूरा भरा हुआ है, S पूरा पूरा भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? D में। निश्चित है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन D में इंटर किया है, तो किस ब्लॉक का होगा? D ब्लॉक का होगा। ट्राई बेसिक एसिड, देखो H3PO4 ट्राई बेसिक है, H3PO3 डाई बेसिक है, H3PO2 मोनो बेसिक है, तो इसका सही आंसर होगा A। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीनियर स्ट्रक्चर? लीनियर स्ट्रक्चर तो NO2+ का होगा, ये बात आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज दीजिए, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन से 2 ऑक्सीजन जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड से ना जुड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp विथ 0 लोन पेयर। sp विथ 0 लोन पेयर का शेप कैसा होता है? लीनियर, बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा NO2+। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब उस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ खर्च करना पड़ेगा। अल्युमिनियम और मैग्नीशियम दोनों का दोनों मेटल है,
ये तो बेचारा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऐसे ही परेशान रहता है, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फॉस्फोरस और सिलिकॉन में, सिलिकॉन जो है ये मेटेलॉइड्स टाइप का चीज़ है, मेटल नॉन मेटल दोनों जैसा व्यवहार करता है। और फॉस्फोरस प्योर नॉन मेटल है, इसका टेंडेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने का होता है, इलेक्ट्रॉन देने का नहीं होता है। तो सबसे मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन निकालना फॉस्फोरस से, इसीलिए इसका सही आंसर है फॉस्फोरस। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन डाइबोरेन, डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है B2H6, यदि दो कॉमन ले लें तो फॉर्मूला होगा BH3। बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तीनों का तीनों बॉन्ड बना लिया, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, 3 + 0, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या होगा sp2, नहीं होगा। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4O10 इज, आंसर में तो लिखा हुआ ही है 16, समझ लेते हैं 16 कैसे होगा। P4O10 का स्ट्रक्चर देखिए, 4 फॉस्फोरस को 4 कोना पर रख दीजिए, एक एक ऑक्सीजन इसके बीच में रख दीजिए, सबको जोड़िए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 को देखिए कैसे कैसे, इधर गिनिए, हम बताते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा ना जी, 1 2 3 2 5, कितना हुआ 12। डबल बॉन्ड में भी का को सिग्मा बॉन्ड होता है, तो 4 को डबल बॉन्ड है, 4 सिग्मा 12 4 16, यही है P4O10। आप गिन लीजिए ऑक्सीजन, 4 को फॉस्फोरस, 1 2 3 4 2 6 6 4 10, इसका सही आंसर होगा P4O10। विच इज द मिक्सचर ऑफ कार्बोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर को कार्बोजन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एक्वारेजिया, HCl और HNO3 के मिक्सचर को एक्वारेजिया। किंग ऑफ एसिड कहते हैं इसको, याद कीजिए, सोना वोना को भी गला देता है, बादशाह है ये एसिड में। इसको हिंदी में अम्लराज बोलते हैं, अम्लों का राजा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल फॉस्फोरस, वाइट सबसे लेस स्टेबल होता है, रेड होता है उससे थोड़ा ज़्यादा, और ब्लैक होता है सबसे ज़्यादा। ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, कुछ इस चैप्टर का है, कुछ 11 से संबंधित है, कुछ जनरल केमिस्ट्री का है। तो यही बस ऑब्जेक्टिव था, इसके बाद आएंगे हम लोग इसके सब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव लिख के लाए हैं कोई भी, कोई लोग लिखे हैं कि नहीं सब्जेक्टिव, लाइए कॉपी, जितना लिखे हैं लाइए, क्या को लिखे हैं लाइए तो। इतना ना पेज हो गया जी, सुनिए सुनिए ध्यान से आप लोग। इस चैप्टर में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थोड़ा ज़्यादा है, बाकी चैप्टर की तुलना में बड़ा चैप्टर है ये। अच्छा, इस चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है, इसलिए क्योंकि ये अपने आप में एक चैप्टर है ही नहीं, ये 11th का 3 चैप्टर पकड़ता है, पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, और 12th का पी ब्लॉक, तो कुल मिला के 4 चैप्टर हो जाता है। और जनरल केमिस्ट्री भी बहुत सारा कुछ आ जाता है, तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करते करते कहीं ना कहीं आपको इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर का कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, हेबर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ये 3 में से एक क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना रहती है, और इसी शुरुआती कुछ क्वेश्चन पर हम काम किए हैं। इस सभी क्वेश्चन को आंसर सहित टेलीग्राम पर डाला गया है, यदि आपको देखना है तो वहाँ से जाके उतार लीजिए या प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जो करना है आप कीजिए। हम एक बार सभी क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर को बोलते चलेंगे, समझाते चलेंगे। सुनिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव द प्रिंसिपल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम अमोनिया। इस क्वेश्चन को एक और तरह से करता है, व्हाट इज ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
नाइट्रिक एसिड। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है। पहला है गिव द प्रिंसिपल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया से नाइट्रिक एसिड बनाने का सारा प्रोसेस आपको लिखने के लिए कह रहा है, और यही बात ओस्टवाल्ड ने बताया था, तो इसी को हम लोग ओस्टवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब ये क्या था आप याद कीजिए, क्लास में जब आप पढ़े थे तो आपको बताया गया था कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं नाइट्रिक एसिड का बड़े पैमाने पर। जब बहुत बड़ी मात्रा में HNO3 की ज़रूरत होती है तो हम इसका उपयोग करते हैं, और यह पूरा का पूरा प्रोसेस आधारित है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया पर बाय एटमॉस्फेरिक एयर, और ये 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में आपको बस ये रिएक्शन याद रखना है, तो बाद बाकी काम आप खुद कर लीजिएगा। NH3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो NO का निर्माण करता है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में यह NO फिर से ऑक्सीजन के द्वारा V2O5 कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो NO2 बनाता है, और थर्ड स्टेप में यह NO2 H2O के साथ रिएक्शन करके HNO3 का निर्माण करता है। ये तो आपको बस ये 3 स्टेप लिखना है। वैसे तो सभी सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं, लेकिन एक लैंग्वेज के रूप में नॉर्मली हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया इज बेसिकली बेस्ड ऑन, या इज बेस्ड ऑन oxidation of ammonia by atmospheric air. Following are the steps involved during preparation of ammonia by Ostwald process. First step, ammonia oxidized with ammonia reacts with oxygen to form nitrogen. Second step, ये V2O5 catalyst के presence में होता है। NO further oxidized in presence of V2O5 to form NO2. And third step में लिखना पड़ेगा NO2 reacts with water to give नाइट्रिक एसिड। तो ये प्रॉपर इस तरह से दिमाग में ये रखना होता है। अब उसको आप भाषा कैसे देंगे, आपका जितना लिखने का स्किल बढ़िया होगा उतना बढ़िया लिखेंगे। तो इस सब को, ये जो रामायण महाभारत है, ये लिख के हम दिए हुए हैं, लिखाएंगे तो उसमें झूठे 4-5 दिन का टाइम लगेगा, इसीलिए इसको थोड़ा हम शॉर्ट कर दिए। जो फोटो में है एग्जैक्ट वही हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम अमोनिया is done by the Ostwald process. This process is basically depends on oxidation of ammonia by atmospheric air. In this process, ammonia reacts with oxygen gas to form nitric oxide. Reaction लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है in this reaction low temperature and high pressure favors the yield of nitric oxide. आगे है again nitric oxide reacts with oxygen to form nitrogen oxide, जो कि NO2 बनाया। फिर रिएक्शन लिखा हुआ है again नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन लिखा हुआ। अब एक क्वेश्चन है, देखिए इतना लिखे हैं तो ये एक पेज में हो गया। अब इसको हम नॉर्मली बोल दिए हैं तो भी समझ में आ गया, लिखाते तो बात उतने होती, घर पर बैठ के लिखिए, टाइम काफ़ी रहता है। दूसरा क्वेश्चन है गिव द केमिकल रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड HNO3। डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो दोनों का प्रोडक्ट सेम है, बस एक प्रोडक्ट में अंतर है, एक में NO बनता है और एक में NO2 बनता है। डाइल्यूट वाले में NO और कंसनट्रेटेड वाले में NO2। यदि आप लिखे होंगे या आपके पास मोबाइल है तो आप उस पेज को निकाल लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरा है डिस्क्राइब ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन। सुनिए इधर, ब्राउन रिंग टेस्ट में भी आप VVI करके लिखे थे। आप याद कीजिए ब्राउन रिंग टेस्ट हम पढ़े क्यों थे? किसी सॉल्यूशन में NO3 माइनस आयन है या NO3 माइनस आयन नहीं है, इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़े थे। इसका क्या प्रोसेस था याद करो। जिस सॉल्यूशन में आप चाहते हैं कि चेक करें कि नाइट्रेट आयन है या नहीं, उसमें आप क्या कीजिए, थोड़ी सी मात्रा FeSO4 का मिला दीजिए और जस्ट उसके बाद थोड़ी सी मात्रा H2SO4 का मिला दीजिए। यदि टेस्ट ट्यूब में ब्राउन रिंग कलर अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें NO3 माइनस है, और यदि नहीं है तो, यदि कलर अपीयर नहीं हुआ तो NO3 माइनस नहीं है। अब उसका केमिकल रिएक्शन यदि याद है तो रिएक्शन लिख दीजिए, नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, दोनों में नंबर मिल जाएगा। अब इसी को देखिए, एक भाषा दिया गया, लिखा हुआ है ब्राउन रिंग टेस्ट इज ए टेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ NO3 आयन in aqueous solution. In this test, when freshly prepared FeSO4 solution is added to an aqueous solution containing nitrate ion and then added concentrated H2SO4 in a small amount, then along the side of tube, brown color at the interface between the solution and sulfuric acid layer
प्रोड्यूस विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन इन द सॉल्यूशन। तो ये एक नॉर्मल एक लैंग्वेज दिया हुआ है। आगे है वाई H2SO4 एग्जिस्ट एज लिक्विड स्टेट फाइल H2S एग्जिस्ट एज गैसेस स्टेट एट RTP एक्सप्लेन। क्वेश्चन है आपसे कि H2O लिक्विड फेज में पाया जाता है जबकि H2S गैस फेज में पाया जाता है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। क्लास में भी पढ़े थे, एक बार फिर से देख लीजिए। क्या कारण हो सकता है इसका? H2O और H2S में सेंट्रल एटम का अंतर है, यहाँ पर सल्फर है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये हाइड्रोजन के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, मॉलिक्यूल नज़दीक आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसीलिए ये नज़दीक नहीं आएगा। तो नज़दीक नहीं आएगा तो किस अवस्था में रहेगा? गैस अवस्था में रहेगा। इसी को अपना एक लैंग्वेज दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें फोटो बनाया हुआ है हाइड्रोजन गैस, सॉरी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, H2S का। और लिखा हुआ है इन वाटर हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड बाय ऑक्सीजन एटम, हेंस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म इन केस ऑफ वाटर, बट इन H2S molecule हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड बाय सल्फर एटम, हेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट फॉर्म इन H2S। therefore water exists as liquid state while H2S exists as gaseous state। अरे माथा पर हाथ धर के हंस रहा है, लिखा नहीं है क्या? लिखा नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है जो बोल रहा है? लिखे नहीं हो, समझ में आ रहा है जो बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है गिव द प्रिंसिपल विथ केमिकल इक्वेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। H2SO4 के प्रिपरेशन के लिए कांटेक्ट प्रोसेस का बात आपसे पूछ रहा है। ये काम कैसे होगा? आप याद कीजिए, ये 3 स्टेप का रिएक्शन होता था। देखो, इस जैसे हम लोग एक टीचर के रूप में इन चीज़ों को कैसे याद रख सकते हैं? अरे भाषा लिखाएंगे तो अपना स्टैंडर्ड है, लिख देंगे। मेन है कि चीज़ों को हम याद कैसे रखें। सबसे पहला स्टेप में आप याद कीजिए, FeS2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो या सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जला दो। बर्न करने पर याद करो सल्फर डाइऑक्साइड मिलता था दोनों रिएक्शन में। ये फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में सल्फर का ऑक्सीडेशन करवा के हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड थी सॉरी FeS2 को या सल्फर को बर्न करके SO2 बनाते थे। सेकेंड स्टेप में SO2 को फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के, 3 स्टेप नहीं सॉरी ये 4 स्टेप में रिएक्शन होता है, SO3 बनता है। थर्ड स्टेप में SO3 में एक H2SO4 डाले थे तो याद करो, ये बना दिया था ओलियम H2 H2O7, ये बना देता था। और H2O फोर्थ स्टेप में इसमें जब हम वाटर मिलाते हैं तो फिर H2SO4 बनता है, 2 मॉलिक्यूल बनता है। अब याद करो, यह एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें H2SO4 को बनाने के लिए भी H2SO4 की जरूरत पड़ती है, लेकिन जितना आपको जरूरत पड़ेगा उससे दोगुना H2SO4 बनता है। ये एक अच्छी बात है। तो इसका जो टोटल 4 स्टेप है उसको देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। H2SO4 is manufactured by contact process in the following 4 steps. SO2 gas is formed by burning of sulfur or FeS2 in presence of air। रिएक्शन लिखा हुआ है, SO2 बना उसमें। Conversion of SO2 to SO3 by the reaction of SO2 with O2 in presence of V2O5 catalyst। SO3 बना। थर्ड स्टेप में एडजॉर्प्शन ऑफ SO3 in H2SO4 to give oleum। और फोर्थ स्टेप में oleum is treated with water to give H2SO4। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द फॉलोइंग। HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF, और दूसरा है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। ये 2 क्वेश्चन, अब ये सब क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग और पीरियडिक टेबल का है, आप वहाँ पर पढ़े हैं, समझाएंगे हम आपको यहाँ पर। आप याद कीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसकी जरूरत पड़ी थी। HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड था, HBr उससे कम स्ट्रॉन्ग, HCl उससे कम और HF सबसे कमजोर। याद करो ना, एल्काइल, देखना इधर, एल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ आसानी से हो जाता था, HBr के साथ भी आसानी से हो जाता था, HCl के साथ नहीं होता था, यहाँ कैटेलिस्ट लेना पड़ता था ZnCl2। HF के साथ ही तो पतित है, ZnCl2 लेने के बाद भी ये टूटता उठता नहीं था। इसका कारण आपको ये बताया गया था कि HF में फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, HCl में फ्लोरीन का साइज इससे थोड़ा बड़ा होगा, HBr में थोड़ा और बड़ा होगा, और HF में सॉरी HI में सबसे बड़ा होगा। बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा HI के केस में। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो उसके H+ और I- में टूटने की संभावना ज़्यादा होगी। ड्यू टू दिस HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF। तो ये एक कंसेप्ट है, इसी को एक भाषा दिया गया है।
लिखा हुआ HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF. In case of HI, iodine has larger size and it has less electronegative. Hence, it have more ionic character. Therefore, bonding between hydrogen atom and iodine atom in HI is weaker. It will easily give H plus ion as comparison to HF. Due to ये हम लिखे हैं वहाँ पर, यही लिखा हुआ है. ड्यू टू मोर लिबरेशन ऑफ H प्लस आयन HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड. लिखा हुआ ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा सा अल्टर है, हो सकता है लिख दिए हो धरपड़े में, ठीक है चलेगा. क्वेश्चन है दूसरा, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या हुआ, दूसरा है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन. सुनिए इधर, यहाँ देखेंगे फ्लोरीन में 2 ऑर्बिट होता है, क्लोरीन में 3 ऑर्बिट होता है. दोनों के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है. बताइए तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा कहाँ है, क्लोरीन में या क्लोरीन में? आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, क्लोरीन में. यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम है और वहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसका सरकमफ्रेंस बड़ा होगा, उसका सरकमफ्रेंस छोटा होगा. उसमें भी 7 और इसमें भी 7, तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसमें कम और उसमें ज़्यादा. अब बताइए, एक इलेक्ट्रॉन यदि इसमें डालिएगा तो ये बनाएगा F माइनस, और यदि एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालिएगा तो ये बनाएगा Cl माइनस. जब आप इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इसको रिपेल करेगा, क्योंकि इस पर भी माइनस चार्ज है और सब इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस चार्ज है. ओवरऑल अट्रैक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है और F माइनस का निर्माण होता है. इलेक्ट्रॉन जब आकर्षित होकर किसी ऑर्बिट में जाएगा बाहर से, तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं. यहाँ भी न्यूक्लियस इसको, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आप बाहर से डालेंगे इसमें, तो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये Cl माइनस का निर्माण करेगा, लेकिन यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वर्क करेगा और इसको बाहर धकेलने का प्रयास करेगा, लेकिन नेट रिजल्टेंट अट्रैक्शन का ही होता है. तो ये Cl माइनस का निर्माण ये भी करेगा, Cl माइनस का निर्माण वो भी करेगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी निकलती है, वहाँ पर कम अट्रैक्शन होता है, वहाँ पर कम एनर्जी निकलती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है. रिपल्सन कम है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो पहले से उपस्थित है उसके बीच का रिपल्सन कम होता है. किस केस में? क्लोरीन के केस में. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से आउटर मोस्ट सेल में चला जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है. इसीलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होता है. ये एक एक्सेप्शनल केस है. ये भी हम लोग जब भी TRE 2 दिए थे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था. ऑर्डर देखिए, लिखा हुआ है बोथ द एलिमेंट फ्लोरीन एंड क्लोरीन कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल. Size of outermost cell of fluorine is smaller than that of chlorine. As a result, more repulsion occurs between the incoming electron and the electron present in the outermost cell of fluorine. Hence, less energy release in case of fluorine. Therefore, electron affinity of fluorine is less than that of chlorine. आगे क्वेश्चन है 7 नंबर, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. और आगे जो भी क्वेश्चन है अब इसको हम लोग कल करेंगे और वहीं पर ये लास्ट होगा. एक बार सभी लोग इसको उतार के आइएगा या इसका फोटोकॉपी करवा लीजिएगा. कल रेगुलर क्लास में क्रैश कोर्स का क्लास लास्ट हो जाएगा और कल के बाद एक्स्ट्रा वर्क होगा. एक्स्ट्रा वर्क होगा का मतलब आपको हम फिर टेलीग्राम चैनल से सब जुड़े हुए हैं ना, तो जो भी गाइडलाइन वहाँ से प्रोवाइड किया जाए उसको पूरी तरह से फॉलो कीजिएगा. बाद बाकी हम देखते हैं कि आगे कितना बेहतर तरीके से उसको करते हैं. कल 8, आज कितना तारीख है? आज 8 है ना. 9 को बोले थे ख़त्म होगा, 9 को कल ख़त्म हो जाएगा. इसके बाद आपका एग्ज़ाम है, 2-3 दिन छुट्टी दे देंगे. एग्ज़ाम है ना प्रैक्टिकल का, तो 1-2 दिन छुट्टी, 2-3 दिन छुट्टी रहेगा. उसके बाद तब तक क्वेश्चन हम भेज देंगे, काम कीजिएगा. फिर उधर से आइएगा तो उस सब क्वेश्चन को करवा के, एक्चुअल में एक मिक्स फॉर्मेट है क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव का भी और कुछ 10-20 को सब्जेक्टिव भी है, उस सबको करवा देंगे. उसके बाद मॉडल सेट करवा देंगे. उसके बाद पूछताछ करेंगे, होमवर्क दे देंगे, टेस्ट लेंगे. तब लगातार टेस्ट अब होगा. अब अभी से अब लेके 26 जनवरी तक टेस्टे चलेगा.
ये सब भी खत्म होने में अब टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में खत्म हो जाएगा मुश्किल से जो सेट है वो। और मॉडल सेट एक दिन में, 2 दिन में मॉडल सेट खत्म, मॉडल सेट तक मतलब मान के चलिए ना कि जैसे कल आपका इधर खत्म होता है तो एक दिन, और 13 को क्लास खुलेगा, 13 14 तक में कंटेंट बेसिस काम खत्म हो जाएगा। मतलब हमको तब कुछ नहीं करना होगा, तब आपको याद करना होगा, सुनाना होगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछिए, बताएंगे उसको बैठा के। और तब ऑनलाइन वाला काम हो जाएगा बंद। ऑनलाइन वाले लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम पढ़ाना बंद करेंगे तो ऑनलाइन काम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन हम आपसे पूछ तो सकते हैं नहीं। और आप लोग का पूछताछ वाला काम शुरू हो जाएगा, टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन भी टेस्ट बढ़ेगा, टेस्ट का रेट ऑफलाइन भी बढ़ेगा। और अभी से अब 10-20 दिन लगातार सुनने वाला काम चलेगा, तो तैयार हो जाइए आप लोग उसके लिए। और सभी आदमी इस क्वेश्चन को लिख के तब आइएगा कल, लिख के नहीं आएंगे तो आने का कोई फायदा नहीं है। और किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो दोबारा आप पूछ सकते हैं, दोबारा बात कर सकते हैं।